देखिए आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो बात करेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए इसमें क्या क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसी व्यवस्था थी। देखिए अगर बात की जाए जो सल्तनत कालीन काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अगर यहाँ पे बात करूँ सल्तनत काल की सल्तनत काल की सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था, तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इस्लामिक थी। ठीक है, तो इस्लामिक धर्म पर आधारित थी जो इनकी व्यवस्था थी। ठीक है, किस धर्म पर आधारित थी? इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना, इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। तो इनकी व्यवस्था कैसी थी? इस्लामी धर्म पर। इसमें जो सुल्तान देखिए सल्तनत काल में, सल्तनत काल की अगर बात करूं, सल्तनत काल में जो इसमें जो सुल्तान होता था वो सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, सल्तनत काल में अगर यहाँ पे बात करूँ सुल्तान की, तो सुल्तान जो होता था इसमें वो सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायाधीश ये होता था। ठीक है, जो इसमें तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए राजधानी दिल्ली का प्रशासन कोतवाल करता था। जो राजधानी दिल्ली थी, अगर इसकी बात करूं, इसमें जो राजधानी दिल्ली का प्रशासन, राजधानी दिल्ली का प्रशासन दिल्ली का प्रशासन, तो जो प्रशासन करता था वो कोतवाल करता था। कौन करता था? कोतवाल। और जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। ठीक है, जो आपका कोतवाल क्या करता था? कोतवाल आपका न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। ठीक है, तो यहां पर एक चीज नोट कर लेना, कोतवाल क्या करता था? अगर कोतवाल की बात करूं तो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। कोतवाल पुलिस विभाग का कार्य करता था। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना आगे। देखिए इसमें एक चीज और थी इस व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में इनकी में, दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभक्त था। दिल्ली सल्तनत जो थी, अगर बात करूं दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभक्त थी। इक्ताओं में विभक्त थी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। जो इक्ता का प्रधान होता था, इक्ता के प्रधान को बली, मुक्ति अथवा इकदार कहा जाता था। ठीक है, इक्ता के प्रधान को, जो इक्ता का प्रधान होता था, इक्ता के प्रधान को, तो इक्ता के प्रधान को वली, मुक्ति अथवा इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, को बली, मुक्ति अथवा इक्तादार कहा जाता था।
इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना आगे। उसके बाद देखिए जो इसमें एकताएं होती थी, अब इसमें एक चीज़ आती है एकताएं। अब एकताएं जो थी, अब यहाँ पे बात करूँ एकताओं की, जो एकताएं थीं, तो एकताएं का मतलब था एकताएं अथवा प्रांत। ठीक है, प्रांत। एकताएं जो थी आपकी प्रांत जो थी जिलों में विभक्त था। एकताएं अथवा जिन्हें कहते हैं हम प्रांत, काय में था आपका जिलों में विभक्त था, जिलों में विभक्त था ये। ठीक है, तो इसमें ये विभक्त थे जो सिख कहलाते थे। ठीक है, तो ये कहलाते थे जो आपके सिख कहलाते थे, जो सिख कहलाते थे। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लेना। और जो सिख का प्रधान होता था, अब जो सिख का प्रधान होता था वो सिखदा कहलाता था। सिख का प्रधान, जो सिख का प्रधान होता था वो सिखदा कहलाता था। सिख का प्रधान सिखदा कहलाता था। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। अब सिख जो होते थे सिख परगनों में विभक्त था। अब यहां की बात करूं, जो सिख था, सिख सिख क्या था, परगनों में विभक्त था। सिख परगनों में विभक्त था, सिख परगनों में विभक्त था। ठीक है, अब यहां पे परगने आ गए। परगनों में अमील और मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। ठीक है, परगनों की अगर बात करूं तो परगनों में आमिल और मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। ठीक है, परगनों में आमिल और मुंसिफ, आमिल और मुंसिफ, मुंसिफ। ठीक है, ये क्या होते थे, महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इसमें अधिकारी होते थे जो परगनों में विभक्त था। ठीक है, परगनों में आमिल और मुंसिफ क्या थे, इसमें महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उसके बाद इसमें और क्या था, इसमें ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, इनके उसमें जो ग्राम होता था वो शासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम क्या थी, शासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती ग्राम। और पटवारी, चौधरी, खुद मुकदम गांव के जो होते थे मुख्य अधिकारी होते थे। ठीक है, ये छोटी इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होती थी। और इसमें पटवारी, चौधरी, पटवारी, चौधरी, खुद मुकदम, मुकदम, ये जो होते थे ये गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे, गांव के मुख्य अधिकारी। तो गांव के मुख्य अधिकारी होते थे ये। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना, ये गांव के क्या होते थे, मुख्य अधिकारी। तो ये मुख्य अधिकारी हो गए। इनका काम क्या था, अगर इनके काम की बात करूं तो इनका जो काम था
इनका काम था जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे। ठीक है, शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे, लगान वसूल करने में सहायता करते थे। ठीक है, तो ये इनका काम होता था। चलिए आगे इसमें बात करें और क्या होता था इसमें। देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करूं तो इसमें सल्तनत कालीन सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं सल्तनत कालीन सैन्य संगठन, सल्तनत कालीन सैन्य संगठन तो इनका जो संगठन था ये मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। ठीक है, मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। तुर्की और मंगोल पद्धति पर। ठीक है, तो इस पर ये आधारित था। देखिए सल्तनत काल में जो अगर इसमें सैन्य विभाग की अगर बात की जाए तो इसमें सल्तनत काल में एक वो होता था जो दीवान अर्ज नामक क्या था, इसमें एक सैन्य विभाग था। अब सल्तनत कालीन की अगर बात करूं, सल्तनत काल में दीवान अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज तो दीवान ए अर्ज जो था ये एक सैन्य नामक क्या था, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग था। ठीक है, ये एक सैन्य विभाग था। तो ये सैन्य विभाग था एक प्रकार का। इसका कार्य जो था, दीवान अर्ज का कार्य की बात करूं तो इसका जो कार्य था, इसका प्रमुख देखिए इसका प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करना। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या था, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती करना। तो सैनिकों की भर्ती करना इसका कार्य था। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख था, इस विभाग का प्रमुख, अगर प्रमुख की बात करूं, इसका प्रमुख, तो प्रमुख जो होता था वो अर्ज ए मुमलिक कहलाता था। प्रमुख क्या कहलाता था, अर्ज ए मुमलिक। तो अर्ज ए मुमलिक इसका प्रमुख कहलाता था। ठीक है, तो अर्ज ए मुमलिक प्रमुख कहलाता था इसका। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। तो इसका प्रमुख क्या कहलाता था, अर्ज ए मुमलिक। अब देखिए जो इस अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, स्थायी सेना के गठन। ठीक है, तो किसे दिया जाता है,
अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए आगे इसमें बात करूं और देखिए इसमें एक होता था मुहतासिब। मुहतासिब जो होता था, मुहतासिब, तो मुहतासिब जो होता था इसका कार्य था प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मुहतासिब क्या था? प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था। सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था। और उनके नैतिक नियमों को क्रियान्वित करता था। और क्या करता था? नैतिक नियमों को क्रियान्वित करता था। नैतिक नियमों को क्रियान्वित करता था। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता था जो मुहतसिब होता था। ठीक है, चलिए इसमें देखिए जो मुकदमों का जो निर्णय करता था काजी और मुफ्ती की सहायता से किया जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय, अगर बात करूं मुकदमों का निर्णय, तो मुकदमों का निर्णय जो होता था इसमें वो काजी और मुफ्ती की सहायता से होता था। ठीक है, काजी और आपका मुफ्ती की सहायता से, मुफ्ती की सहायता से। ठीक है, तो मुकदमों का निर्णय काजी और मुफ्ती की सहायता से किया जाता था। चलिए और आगे देखिए इसमें एक चीज और थी, सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण बटाई जो होती थी, इसमें जो भू राजस्व निर्धारण की बटाई होती थी, भू राजस्व निर्धारण की बटाई, अगर इसकी बात करूं भू राजस्व निर्धारण की बटाई, निर्धारण बटाई, तो ये जो होती थी वो मसाहत तथा मुक्ताई द्वारा किया जाता। ठीक है, किसके द्वारा की जाती? मसाहत, मसाहत तथा मुक्ताई के द्वारा, मुक्ताई के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा किया जाता था ये। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए और आगे बात करें इसमें, देखिए सल्तनत काल में कर नगद और अनाज उपज दोनों के रूप में लिया जाता। अगर कर की बात करूं, जो इसमें कर था, कर नगद, इसमें अगर कर की बात की जाए तो कर नगद, नकद और अनाज, अनाज दोनों के रूप में। ठीक है, दोनों के रूप में लिया जाता था। तो इस चीज को भी नोट कर लेना, कर जो था नकद और उपज के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना। देखिए इसमें इस काल में राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, अब राज्य की आय में, राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, किसका योगदान था? कृषि का सर्वाधिक योगदान, कृषि का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना, राज्य की आय में किसका योगदान था सल्तनत कालीन में? तो कृषि का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, चलिए और आगे इसमें बात की जाए, देखिए इसमें जो होता था 4 पहिए वाले, इसमें सल्तनत काल में
4 पहिए वाले रथ और इसमें जो मिलता है इस काल में 4 पहिए वाले रथ, ठीक है, 4 पहिए वाले रथ और इक्के का उल्लेख सल्तनत काल में मिलता है, ठीक है, रथ तथा इक्के का उल्लेख, इक्के का उल्लेख। तो ये काय मिलता है आपका सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लेना। एक चीज थी इसमें रहट, जो रहट थी, रहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में प्रारंभ हुआ, ठीक है। रहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में प्रारंभ हुआ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के युग में, दिल्ली सल्तनत के युग में प्रारंभ हुआ। तो ये भी नोट कर लेना इसमें। देखिए सल्तनत काल में निर्यात वस्तुओं की अगर बात करूं, निर्यात वस्तुओं की इस काल में निर्यात वस्तुएं जो थी, निर्यात वस्तुओं में इसमें आपका लोहा होता था, ठीक है, लोहा, सूती वस्त्र और आपका जड़ी बूटियां, मसाले, शक्कर, नील थे, ठीक है, और आपके नील, ये क्या थे इस काल में प्रमुख निर्यात वस्तुओं में, ठीक है, ये होती थी जिनका निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो ये प्रमुख वस्तुएं थी उस समय की जिनका निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लेना इसमें। देखिए इस काल की एक और चीज याद कर लेना, इसमें जो घोड़े के निर्यात का उल्लेख मिलता है इब्न बतूता और मोरक्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के तो यहां से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है, ठीक है, यहां से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है, ठीक है, घोड़े के निर्यात का उल्लेख, ठीक है। इब्न बतूता और मोरक्को पोलो तुर्किस्तान और ईरान से आपका घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर नोट कर लेना। इब्न बतूता और आपका मोरक्को पोलो, ठीक है, कहां से, तुर्किस्तान और ईरान, तुर्किस्तान
तुर्किस्तान एवं ईरान ठीक है। ये मतलब मोरक्को तुर्किस्तान ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है। ठीक है, तो इस चीज में इसको भी नोट कर लेना। देखिए, सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। ठीक है, जो इसमें दिरहम होता था, दिरहम, तो सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज में इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करूं। देखिए, युद्ध में सेना का संचालन जो करता था वो सुल्तान करता था। ठीक है, युद्ध में सेना का संचालन कौन करता था? सुल्तान। युद्ध में सेना का संचालन तो संचालन कौन करता था? सुल्तान। ठीक है, तो ये युद्ध में सेना का संचालन करता था। अगर बात करूं भूमि का वर्गीकरण, सल्तनत काल में भूमि के वर्गीकरण की अगर बात की जाए, जो भूमि का वर्गीकरण था, भूमि का वर्गीकरण, तो भूमि का जो वर्गीकरण था वो 4 श्रेणियों में था। ठीक है, 4 श्रेणियों में था। तो भूमि का वर्गीकरण कितने में था? 4 श्रेणियों में। अब इसमें कौन कौन सी भूमि थी? एक थी इसमें इक्ता, खालसा, जमींदार, और एक थी उपहार या धार्मिक कार्यों के लिए भूमि। ठीक है, उपहार या धार्मिक कार्यों के लिए भूमि। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए भूमि। ठीक है, तो इसमें ये विभाजित थी। इस चीज को भी इसमें 4 श्रेणियों में विभाजित थी ये, इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल का टॉपिक में इसमें आगे का करा दूंगा जो इसमें बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टॉपिक में आगे के साथ, इसी में जो बचा है सल्तनतकालीन व्यवस्था में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।